गुड इवनिंग। हमारा टॉपिक चल रहा था मानव रक्त। तो उसके अंदर आपको पहले जो पार्ट है उसमें बताया था कि हमारा जो मानव रक्त है उसमें दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा लगभग पूरे रक्त का 55% है और ब्लड सेल्स है वो लगभग 45% है। तो प्लाज्मा के बारे में आपको पार्ट 1 में मैंने बता दिया था और आज जो पार्ट 2 है उसमें ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे कि हमारे रक्त में 3 टाइप की ब्लड सेल्स है, यानी कि रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनको कहते हैं लाल रक्त कणिका, आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट होती है रक्त बिंबाणु। अब इनके टेक्निकल नाम है, आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये याद रखनी है आपको, आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो अब इनका निर्माण कहाँ होता है? प्रश्न आ जाता है कि आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, जैसे आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। तो अस्थि मज्जा यह कहाँ होता है? हमारी जो हड्डियाँ होती है ना वो खोखली होती है और खोखले स्थान पर कोई मतलब द्रव भरा रहता है, उसे अस्थि मज्जा कहते हैं, यानी कि बोन मैरो कहते हैं। वहाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों का निर्माण वहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है और इसका लिम्फ नोड में भी होता है। डब्ल्यूबीसी है अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड, और प्लेटलेट है जो अस्थि मज्जा। तो ये ध्यान रखना कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा या लिम्फ नोड, और प्लेटलेट का होता है जो अस्थि मज्जा में होता है इनका निर्माण। अब इनका जो जीवन काल कितना होता है, एक चीज़ और है कि भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में हड्डियाँ तो विकसित होती नहीं है, तो बोन मैरो वहाँ कहाँ होगा? तो यकृत में होगा, यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत या लीवर में। ठीक है। अब इनका जीवन काल, तो इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 4 दिन, थोड़ा ही होता है इसका, और प्लेटलेट्स का भी 3 से 5 दिन। अब इनकी मृत्यु, इनकी आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगी? प्लीहा में, और प्लेटलेट की मृत्यु भी प्लीहा में होगी। इसकी प्लीहा यानी कि स्प्लीन, जिसको तिल्ली कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु है वो रक्त में ही होगी। हम आरबीसी का जीवन काल 120 से 120 दिन होता है, तो इसमें क्या आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित और प्लेटलेट में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो डब्ल्यूबीसी में क्या है? केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये ध्यान से समझें आप, परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, इनमें एक एक लाइन प्रश्न है इनके। तो जैसे आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट होता है रक्त बिंबाणु। तो इनके ये जो टेक्निकल नाम है ये याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे एरिथ्रोसाइट, ये क्यों जरूरी है कि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ल्यूकोसाइटिस बीमारी किससे संबंधित है? तो आपका आंसर रक्त होगा, लेकिन ये रक्त तब भी करोगे जब आपको इनको पता होगा। थ्रोम्बोसाइटिस, एरिथ्रोसाइटिस, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये लिखाई है। अब जैसे इनका निर्माण, तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी है ये अस्थि मज्जा प्लस लिम्फ नोड में भी हो जाता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में इनका निर्माण है जो यकृत या लीवर में होगा। इनका जीवन काल है, तो आरबीसी का जीवन काल सर्वाधिक होता है और यानी कि 20 से 120 दिन तक होता है।
और WBC और प्लेटलेट का जीवन काल थोड़ा ही होता है। और इनकी जो मृत्यु है, जैसे RBC की मृत्यु प्लिया में होती है, तो इसको प्लिया को RBC का कब्रिस्तान भी कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लिया। और एक प्रश्न और है कि रक्त का संग्रह कहाँ होता है? रक्त का स्टॉक, शरीर के अंदर रक्त का स्टॉक भी प्लिया में ही होता है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी कितनी रेंज होती है? जैसे कि हमारे जो रक्त के अंदर RBC की संख्या कितनी होती है? तो RBC की जो संख्या होती है वो होती है 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर, यानी कि 45 लाख से 55 लाख, ये नॉर्मल रेंज होती है। इससे ज़्यादा होना और इससे कम होना खतरनाक है। और WBC है, उसकी जो रेंज है वो है 5000 से 10,000 के बीच में, नॉर्मल रेंज है। और जो प्लेटलेट है वो होनी चाहिए 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक। इनसे कम या ज़्यादा हो गई तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हमारे जो ब्लड सेल्स है उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी सेल होंगी? तो RBC, ये याद रखना आप। और रक्त में सर्वाधिक है, तो रक्त में सर्वाधिक है प्लाज्मा। और ब्लड सेल्स में जो सर्वाधिक है वो है RBC, और प्लाज्मा में सर्वाधिक है जल। तो अब इनके यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट, इनका हमारे शरीर में क्या काम है, क्या काम करते हैं? तो RBC तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन करती है। और WBC है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इसलिए रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। तो WBC है जो रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है। और प्लेटलेट जो रक्त विमाणु है, ये रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने के लिए एक रोग है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया यानी कि प्रश्न आ जाता है कि थैलीसीमिया जो बीमारी है ये किससे संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है, यानी कि RBC का निर्माण नहीं होता। RBC का निर्माण अगर शरीर में नहीं हो तो थैलीसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। और ये एक आनुवंशिक बीमारी है, याद रखना, ये आनुवंशिक बीमारी है। तो ये दोनों टाइप से पूछा जा सकता है। थैलीसीमिया है आनुवंशिक बीमारी है, थैलीसीमिया किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है, RBC का निर्माण नहीं होता। तो थैलीसीमिया दो टाइप के होते हैं, तो मेजर थैलीसीमिया, एक माइनर थैलीसीमिया। तो मेजर थैलीसीमिया में क्या होता है कि माता और पिता दोनों इस रोग से पीड़ित होंगे तो उनके बच्चे इसी से पीड़ित होंगे। और माइनर में होता है माता या पिता उनमें से कोई एक अगर थैलीसीमिया से पीड़ित हो तो उसे माइनर थैलीसीमिया बोलते हैं। अब है RBC। RBC में एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग है जो लाल होता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, लोह तत्व होता है, उसका नाम है हीमेटिन। हीमेटिन, तो ये जो हीमेटिन है वो ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर? हीमोग्लोबिन की जो रेंज है वो है 12 ग्राम से 16 ग्राम प्रत्येक डेसीलीटर। तो यानी कि याद रखना, यानी कि 12 ग्राम से कम यानी 10-11 चढ़ जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा तो उसे कहते हैं रक्त अल्पता, एनीमिया। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, जिसमें डॉक्टर आयरन वगैरह की गोलियां देता है। और इसके बाद में आता है, इसमें RBC में है कि अगर हीमोग्लोबिन की वृद्धि हो जाए, हीमोग्लोबिन 16 ग्राम से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 17, 18, 20 ग्राम हो जाए, तो उसमें हमारा जो शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो ये दोनों ही लेवल खतरनाक है, 16 से ज़्यादा होना और 12 से कम होना, ये एकदम सही है, 12 ग्राम से 16 ग्राम। अब एक है जैसे जैसे मतलब ऊंचाई का RBC पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम ऊंचाई पर जाएंगे, जितने ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी,
ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होगी लेकिन आरबीसी में वृद्धि होगी। तो ये ध्यान रखना कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में कमी होती है या वृद्धि होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए आरबीसी में वृद्धि होगी ऊंचाई पर जाएंगे तो अब एक आपको शुरू में लिखाया था मैंने एरिथ्रोसाइट। अगर इस एरिथ्रोसाइट के आगे हम टिस कर दें इसको, एरिथ्रोसाइटिस, तो ये एक बीमारी बन जाएगी जिसमें आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। 55 लाख से ज़्यादा हो जाए अगर आरबीसी, 55 चलो 60 तक चलेगा, ज़्यादा हो जाए जैसे मान लो 80-90 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए, तो ये एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं इसको। एरिथ्रोसाइटिस में कई बीमारी आ जाती है। फिर अब डब्ल्यूबीसी, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी जो कोशिका है इसमें पाए जाते हैं एक तो लिम्फोसाइट क्या एक सेल है जो उसमें टी सेल और बी सेल ये पाई जाती हैं। तो लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसी है लिम्फोसाइट भी। तो इनका जो कार्य है, जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं, इनका कार्य है हमारे शरीर के अंदर कोई गलत कोशिकाओं का निर्माण हो रहा हो, यानी खतरनाक कोशिकाओं का निर्माण हो रहा हो, तो टी सेल्स और बी सेल्स उनको खत्म कर देती हैं। तो कई बार क्या होता है, या तो ये सक्षम नहीं होते या मतलब ज़्यादा कोशिकाएं खतरनाक बन जाती है तो वो आगे चलकर ट्यूमर बन जाते हैं। तो लिम्फोसाइट का जो बहुत ही इसमें जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होती है एक प्रकार की। दूसरी आती है इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती है, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं। तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं क्या होती है, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं होती हैं, 60% से लेकर 70% तक यही होती हैं। तो इनका कार्य है कोई भी रोगाणु है शरीर के अंदर, कोई रोगाणु, रक्त में कोई रोगाणु है तो उनको भक्षण करने का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर अगर कमी हो जाए, इनकी रेंज आपको बताई दी, अगर इसकी रेंज में कम हो जाए तो भी ये नुकसानदायक है, और ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने से, यानी कि जैसे 10,000 है तो उससे ज़्यादा 50,000 लाख है, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या इतनी हो जाए तो वो एक ल्यूकीमिया टाइप की बीमारी होती है, यानी वो रक्त कैंसर ही होता है एक टाइप का, तो वो हो जाता है। और अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि ल्यूकोसाइटिस क्या है, तो डब्ल्यूबीसी में वृद्धि है, और डब्ल्यूबीसी में वृद्धि कई बीमारियों का संकेत है। अब मैं प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स की जो आपको बताया था कम होना ज़्यादा होना, इसकी रेंज भी आपको बता दी कि 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होनी चाहिए रक्त में। लेकिन अगर ये कम हो जाए तो जिसको कहते हैं कि डेंगू बुखार जिसको कहते हैं, डेंगू है, जो डेंगू बुखार के अंदर जो प्लेटलेट है वो कम हो जाती है। और अगर इनकी वृद्धि हो जाए, ज़्यादा वृद्धि हो जाए, जैसे कि 3 लाख है, जो 3 लाख 3.5 लाख तक चलेगा, जैसे 5-6 लाख हो जाए, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटिस। इस प्रकार जो अपना मानव रक्त टॉपिक है वो आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। तो इसमें मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र भी करवा दिया, उसमें धमनियाँ, शिराएँ, ठीक है। उसके बाद में आपको हृदय की कार्य प्रणाली भी करवा दी, और रक्त के जो वर्ग है, रक्त वर्ग है, RH फैक्टर, यानी कि इनसे प्रश्न आते ही रहते हैं परीक्षाओं में। और आप इन 4-5 जो मेरे ब्लॉग बनाए हैं उनमें ये पूरा का पूरा रक्त चैप्टर आपको जो करवा दिया गया।